बर्फ, पानी या पानी स्टील के मिश्रण के बारे में शुरू करने से पहले हम कुछ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अधिकतर यह समझा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों के लिए लगभग समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पदार्थ की विशेषता है और यह पदार्थ पर निर्भर करती है। ये एक अंतर्निहित गुण है और अलग-अलग पदार्थों के लिए अलग-अलग होती है। दूसरी बात, आमतौर पर लोग या छात्र मानते हैं कि कैलोरीमीटर कोई ऊष्मा अवशोषित या स्थानांतरित नहीं करेगा, लेकिन कैलोरीमीटर तांबे का लिया जाता है और यह इस प्रक्रिया में भाग लेता है जो या तो ऊष्मा मुक्त करेगा, ऊष्मा स्थानांतरित करेगा जब वह गर्म होगा, या जब उसका तापमान उसके अंदर के द्रव से कम होगा तब वह ऊष्मा को स्वीकार करेगा। तीसरी बात यह है कि स्थिति परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों नहीं बदलता है। असल में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थिति परिवर्तन के दौरान अवशोषित ऊष्मा का उपयोग बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया में होता है, विस्तार की प्रक्रिया में नहीं। अब हम बर्फ और पानी के मिश्रण पर विचार करेंगे। मान लीजिए m बर्फ है और पानी में द्रव्यमान है। T डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा Cw है, को m बर्फ के साथ मिलाया जाता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो दो संभावनाएं हैं। देखिए, पानी गर्म है फिर 0, इसमें कोई शक नहीं। तो पानी ऊष्मा छोड़ेगा और बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ के पिघलने की संभावना है। फायरिंग टेस्ट के दो मामले हैं। एक यह है कि पानी के द्रव्यमान और तापमान पर निर्भर करते हुए पूरी बर्फ पिघल जाती है, या दूसरी बात यह है कि केवल बर्फ का एक अंश ही पिघलता है। मान लीजिए कि केवल थोड़ी मात्रा में बर्फ पिघली है। मान लीजिए कि जो बर्फ पिघली है वह m है, यानी m द्रव्यमान की बर्फ पिघली है। तो जब यह पिघलेगी तो इसे ml ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ध्यान दें, केवल m द्रव्यमान की बर्फ ही पिघली है, तो आवश्यक ऊष्मा है m गुणा L, जहां L बर्फ का गुप्त ऊष्मा है और यह ऊष्मा पानी द्वारा दी जाएगी उसकी विशिष्ट ऊष्मा के अनुसार। और जाहिर है तापमान 0 डिग्री तक जाएगा क्योंकि वहां बर्फ 0 डिग्री पर है, तो यह -0 है। द्रव्यमान की गणना की जा सकती है NCWTL। यह वह बर्फ का द्रव्यमान है जो पिघला है। पिघली हुई बर्फ का द्रव्यमान। मिश्रण का तापमान क्या होगा? 0, क्योंकि पानी 0 पर आ जाएगा। तभी मिश्रण एक ही तापमान पर बन सकता है और कुछ बर्फ पिघल चुकी है। अब यहाँ बची हुई बर्फ है m आइस माइनस m। अब यही बची हुई बर्फ है और पानी की मात्रा क्या है? पहले से ही mw था और m द्रव्यमान की बर्फ पानी में बदल गई है, तो ये मिश्रण में पानी की अंतिम मात्रा है। अब मान लीजिए कि पूरी बर्फ पिघल जाती है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो वह पिघलकर हमें 0 डिग्री पर पानी देगी और ये पानी ऊष्मा छोड़ेगा, ऊष्मा प्रदान करेगा, ऊष्मा देगा। 0 डिग्री पर पहुंचकर फिर से मिश्रण का अंतिम तापमान केवल 0 ही होगा। यही तर्क या यही सिद्धांत आप पानी और भाप के संयोजन के लिए भी लागू कर सकते हैं। पानी mw, भाप ms, यह 100 डिग्री है और यहाँ पानी Tw तापमान पर है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा Cw है। यहाँ दो चीजें हैं। पानी T डिग्री सेल्सियस Tw डिग्री सेल्सियस पर है, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर आप इन्हें संपर्क में लाते हैं तो केवल दो ही चीजें संभव हैं। या तो यह पानी, देखिए यह पानी, ये कम तापमान पर है, ये भाप से ऊष्मा प्राप्त करेगा।
इसे ऊष्मा देने या ऊष्मा प्रदान करने के लिए कुछ भाप पानी में संघनित हो सकती है या यह पूरी तरह से संघनित हो सकती है। जब केवल भाप का एक अंश पानी में बदलता है, मान लीजिए m ग्राम भाप पानी में बदल गई है, तो यह m गुणा L के बराबर ऊष्मा मुक्त करेगी। लेकिन गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की होती है, जो कि 540 कैलोरी है। बर्फ के मामले में हम प्रति ग्राम 80 कैलोरी का उपयोग कर रहे थे और यहाँ यह पानी, इसे मिश्रण का तापमान समान करने के लिए 100 डिग्री तक गर्म करना होगा। तो इसे CW से गर्म किया जाएगा। T है 100 माइनस TW। शुरुआत में यह था, देखिए ये 100 माइनस TW। आप उस भाप के द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं जो पानी में बदल गया है, लेकिन जो संबंध आप उपयोग करने जा रहे हैं वह यह है, MWCW 100 माइनस TW बटे L, और इसके लिए क्षमा करें, यह L है। इस तरह आप उस भाप के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं जो पानी में संघनित हो गई है। फिर से, जैसे पिछले मामले में पानी और बर्फ के साथ था, मान लीजिए कि पूरी भाप संघनित हो गई है, तब भी अंतिम तापमान 100 ही रहेगा। ये पूरी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और भाप संघनित हो गई थी, लेकिन मिश्रण का तापमान फिर से वही रहेगा, यानी 100 डिग्री